दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर एक ही रिपोर्ट में दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं, वो भी सबूत के साथ। अब तालिबान ईरान से नाराज़ हो गया है। वजह आसानी से बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तालिबान की सरकार ने, यानी अफगानिस्तान की इस तालिबानी सरकार ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि जो पूर्व अधिकारी और जो पूर्व सेना के कमांडर थे पुरानी अफगानिस्तान सरकार के, जो तालिबान से जान बचाकर दूसरे देशों में, इराक में, ईरान में, तेहरान में, तुर्की में, अलग अलग जगह अपनी जान बचाकर भागे और शरण लिए हुए हैं, उन अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों को ईरान रूस भेज रहा है, रूस की तरफ से जंग में लड़ने के लिए, और इसके लिए मोटी रकम उनको दी जा रही है। दोस्तों स्क्रीन पर ये देखिए, ये है रिपोर्ट। भारतीय मीडिया से लेकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया पैनल पर यह खबर आ चुकी है, और ये बात मैं आपको रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में एक दिन पहले ही दे चुका हूं, जिसमें यह बात अमेरिका ने बताई थी और यूक्रेन ने भी इस बात को कहा था। अब इस बात को वेरीफाई तालिबान ने कर दिया है और तालिबान ने कह दिया है कि ईरान ये काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि काफ़ी डिटेल में इसकी जानकारी दी है। तालिबान के जो हेड हैं, लीडर हैं, काफ़ी बड़े लीडर हैं, जिनका नाम खलील रहमान हक्कानी है। जी हाँ, उन्होंने सारी जानकारी जो है ईरान को दे दी है और ईरान से नाराज़गी जताई है। फिर मीडिया के सामने ये बात रखी है और कहा है कि ईरान जो है, जो पुरानी सेना है, उनको इकट्ठा करके रूस को दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, तालिबान ने कहा है कि हमने ईरान के सामने इस मुद्दे को उठाया है और विरोध जताया है। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन आपको आखिर में बताता हूं कि ईरान का इस पर क्या कहना है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है भैया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और ऐसा हम काम कर नहीं रहे हैं। ये सरासर झूठ है, लेकिन तालिबान का कुछ और ही कहना है। लेकिन अब जब तालिबान ने ये बात कह दी है, तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल और ये यूरोप के जितने देश हैं, उनको दिन में ही चांदी हो जाएगी, उनके मज़े आ जाएंगे भाई साहब, क्योंकि तालिबान खुलकर अब वही बात कर चुका है जो अमेरिका और इजराइल और नेटो के देश कह रहे थे और बुलवाना चाह रहे थे। वहीं आपको बता दूं कि तालिबान पर पाकिस्तान बुरी तरह से भड़का है। एक दिन पहले काबुल में, यानी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर खतरनाक हमला हुआ, गोलीबारी हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वो बाल बाल बचे और एक पाकिस्तान आर्मी का जवान बुरी तरह से घायल हुआ। घायल को पाकिस्तान अपने मुल्क ले आया है इलाज के लिए, और इसके बाद तालिबान को खरी खोटी सुना दी है और साफ साफ कह दिया है हमारी जो एम्बेसी है उसका ठीक से ध्यान रखे, और तालिबान की सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच झड़प चलती रहती है, ज़बानी जंग चलती रहती है। इस हमले के बाद दोनों के रिश्ते और ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान की बुरी तरह से लताड़ सुनने के बाद तालिबान के खालिद जादरान जो नेता हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमने एक को गिरफ्तार किया है और इस हमले की जांच चल रही है। हम जांच की रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ भी शेयर करेंगे। अब दोस्तों मज़ेदार बात अब आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की एम्बेसी पर अफगानिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ, इसका दुख जताया है अमेरिका ने कहा है कि ये बहुत गलत हो गया भाई, ये नहीं होना चाहिए था, इसकी हम आलोचना करते हैं। भाई वो करेगा भी, क्योंकि अब तो अमेरिका की सरकार है भाई साहब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो अभी सरकार है दहशतगर्द वाली, आतंकियों की, वो ऐसी सरकार है जो अमेरिका के कहने पर नाचने लगती है। खैर, अब पाकिस्तान की खबर आपको बता रहा हूं, तो पाकिस्तान के हालात आपको बता देता हूं कैसे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल कंगाली के मुकाम पर है। इस बात को खुद पाकिस्तान के लोग बताते हैं और कहते हैं। कल तक पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को छुपा रहे थे,
लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि हम अपने दर्द को इससे ज़्यादा छुपाएंगे तो हम अपने दर्द में ही मारे जाएंगे। अब हालात ऐसे हैं कि अब मीडिया समेत दुनिया भर के सामने ये बात आ चुकी है। IMF यानी इंटरनेशनल जो बैंक है, जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को मदद देता रहता है, आर्थिक मदद देता रहता है, वो अमाउंट क्लियर करने के बावजूद प्रोसेस में इतना टाइम लगा रहा है कि पाकिस्तान को वो पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भले ही बड़ी रकम पाकिस्तान के खातों में, पाकिस्तान के बैंक में रखी है, लेकिन अब जो नई रकम $3 बिलियन कहा था, अभी तक उसको नहीं दिया है। वादे हो रहे हैं, निभा कोई नहीं रहा है। ऐसे में ये समझ लीजिए कि पुरानी EMI आपने चुकाई नहीं है और नया आपने लोन ले लिया है, और लोन जो आपने लिया है वो अप्रूव हो गया है, लेकिन आपके खाते में नहीं आया है, और अगले 12 महीने के अंदर, आज का महीना छोड़ के 11 महीने के अंदर आपको पूरा जो पिछला लोन था वो चुकाना है। नहीं आ रही होगी समझ में बात, तो आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज के जाल में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। एक साल में चुकाने होंगे 21 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हम IMF के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं भाई, क्योंकि पाकिस्तान इतना टूट चुका है, कर्ज में डूब चुका है कि अब रो के भी क्या करेगा। बहरहाल उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको छोटी छोटी बात बता देता हूं। जैसे आर्थिक हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान को अपने साथी देश से 24,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने वाली है। यह मदद 2 हफ्तों में मिल जाने का अनुमान रखा गया है, मतलब 2 हफ्तों में मिल जाएगी ऐसा अंदेशा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। डार ने कहा कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 61,000 करोड़ रुपया पहुंच चुका है, जिस एक साथी देश की मदद से 24,000 रुपये करोड़ से बढ़ा दिया जाएगा। यानी 24,000 करोड़ एक कोई देश है जिसका नाम नहीं लिया है, उसकी मदद से इसको बढ़ाया जाएगा। इन्होंने आगे ये भी कहा इंटरव्यू में कि IMF के सामने ये गड़गड़ाएंगे नहीं, और IMF ज़बरदस्ती इसको डिले कर रहा है पेमेंट करने को। प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो देरी हो रही है इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मैप देखिए दोस्तों, 2 मैप हैं। पाकिस्तान में 2 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो देखिए 1 दिसंबर 2021 12.13% जो है महंगाई बढ़ी, और 2022 बात करें तो अप्रैल तक की रिपोर्ट के मुताबिक 13.60%, यानी और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। दूसरा ग्राफ आप जो देख रहे हैं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो है लगातार घट रहा है, यानी पाकिस्तान में विदेशियों का जो पैसा है वो घट रहा है। लोग अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। 2021 में देखिए सारे आंकड़े अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जो ये आपको लाइन दिख रही है ऑरेंज, ये काफ़ी ज़्यादा है। 15.6, 16.14, 17.3, 17.85, ये सब अच्छे खासे थे। लेकिन 2022 में ठीक जनवरी में तो और आंकड़ा गिरा, 16.61 हुआ, और अप्रैल में आते आते 10.16 हो गया। ये 10.16 है ये अरब में है, अरब डॉलर में, समझ रहे हैं, 10.16 अरब डॉलर। अब आप समझ लीजिए कि अगले साल 2023 तक जनवरी में ही पाकिस्तान को 72,000 रुपया करोड़ लौटाना भी है। अब जियो चैनल पर जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अपना दर्द बयान किया है, उस दर्द का कुछ अंश आपको सुना देता हूं। तो होता ना कि इस हुकूमत को कोई 20 अरब डॉलर मिलता और ये 10 अरब खत्म कर चुके होते तो फिर तो मुझे समझ आती। पिछली हुकूमत ने जरूर यानी नीट और रियल 10 अरब के रिजर्व लेके 9.8 छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है 3 बिलियन एक मुल्क के, 2 बिलियन दूसरे के, 4 बिलियन तीसरे के, तो वो तो रिजर्व जीरो थे। तो दे हैव एक्चुअली कंज्यूम द रियल रिजर्व। ये बातें मैं समझता हूं कि शाहजेब साहब, मेरी आपसे 10 बदस्ता ये सजेशन है कि हमें ये बातों को, अपने मुल्क को, ये दीज सिग्नल्स गो वेरी रॉन्ग इंटरनेशनली। हमें पता है हम इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, और ये मैनेज इसलिए नहीं हो रहा कि 8 महीने की इसकी है, ये तबाही 4.25 साल की है। वैसा मगर 8 महीने में वहीं दोस्तों अमेरिका ने एक लिस्ट जारी करी है, सरकारी लिस्ट है, जिसके मुताबिक उसने उन देशों के नाम जारी किए हैं जहां पर एक विशेष धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं दी जा रही है। अब आप सीधे उठ के बैठ गए होंगे कि अच्छा हाँ,
इसमें भारत के मुसलमानों के लिए कुछ होगा। पहले आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में क्लियर कट है, यूएस ने पाकिस्तान चीन को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया। 11 देशों की लिस्ट जारी की, इसमें रूस भी शामिल है। एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका दुनिया भर में धर्म के आधार पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, चीन, क्यूबा, ये वो देश हैं जिनके बारे में बताया कि यहाँ पर धार्मिक आज़ादी नहीं है। बताया है कि दुनिया में वो 11 देश ये हैं जिसमें चीन है, क्यूबा है, एरिट्रिया है, ईरान है, निकारागुआ है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, रूस है और सऊदी अरब। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में धार्मिक आज़ादी नहीं मिलने की समस्या चिंता की बात है। दोस्तों, अब आपको बताऊं कि अगर ये लिखा है, अगला ग्राफ देखिए, अगर दुनिया में 100 लोग होते तो किस धर्म में कितने लोग होते? तो 31 ईसाई और 23 मुस्लिम, 25 अन्य, 15 हिंदू और 7 बौद्ध। ये भी अमेरिका के ही आंकड़े हैं। बहरहाल शॉर्ट कर रहा हूँ इस बात को, आप ये समझिए कि भारत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी भारत में हर धर्म के लोग मस्त हैं, और ख़ासकर मुस्लिम जो समुदाय है जिस पर आप देखते हैं जुल्म और सितम हो रहा है, और पूरी तरह से ये झूठ है। धार्मिक आज़ादी है, मुसलमानों को जो है नमाज़ पढ़ने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अगर ट्रेन में 1.5 मिनट के लिए कोई नमाज़ पढ़ ले तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन डांडिया खेलने वालों का जो है ज़बरदस्त स्वागत होता है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग धर्म के आधार पर नहीं होती है। सब कुछ झूठ। ये चापलूसी अमेरिका ने क्यों करी, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि रूस से अलग करना चाह रहा है भारत को अमेरिका, और अमेरिका से इस वक्त भारत क्लियर कट टू कट बात कर रहा है, यानी खुलकर सीधा जवाब दे रहा है, अमेरिका से दब नहीं रहा है। तो चापलूसी अमेरिका भारत की करने पर आ गया है। सोचिए, इतना ही नहीं, इस वक्त भारत के साथ चीन के खिलाफ मिलिट्री डील भी कर रहा है, और अमेरिका इतना मजबूत है नहीं कि अकेले ही चीन से भिड़ जाए। और अमेरिका हमेशा खुद नहीं भिड़ता है। यूक्रेन लाइव एग्जाम्पल है, सामने वालों को भिड़वाता है, खुद पीछे रहता है। लेकिन मैं यहाँ पर अंधभक्तों को डोज देना चाहता हूँ, क्योंकि अंधभक्त अभी तालियां बजाएंगे, पापा हमारे पापा ने कह दिया हमारा देश नहीं है इसमें। रुको बेटा, सब्र करो। ये देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आज भी मौजूद है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि भारत समेत कई देशों में कई अलग अलग समुदाय के लोग खतरे में हैं, लेकिन खासकर भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग खतरनाक तरीके से रेड लाइन पर हैं, जेनोसाइड के कगार पर हैं। तो अब अंधभक्त यहाँ परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें। ये यहाँ पर अमेरिका, क्योंकि भारत ने उस रिपोर्ट को ठुकरा दिया था, भारत ने जेनोसाइड वॉच इस रिपोर्ट को ठुकराया था। अब अगर अंधभक्तों ने आज की इस रिपोर्ट को अपनाया, जो ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का नाम नहीं है, तो बेचारे खुद ही अपने ही गू में फंस जाएंगे कि अच्छा, मतलब वहाँ तो हमने यार रिजेक्ट कर दी थी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अमेरिका की वो भी रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हालांकि मौके का फ़ायदा तो हम भी उठाते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन को खरी खोटी सुना दी है, जैसे अमेरिका ने सुनाई थी, क्योंकि भारत और अमेरिका मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ऐसे पर चीन भड़क गया था और अमेरिका को खरी खरी सुनाई थी, तो अमेरिका ने पलटकर जवाब दिया था कि हमारे और भारत के रिश्तों के मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पर बीबीसी के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि चीन की आपत्ति के बाद भारत ने भी खरी खोटी सुना दी है। इतना ही नहीं, चीन को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, भारत ने कहा है, और कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड के ओली में 18वां संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। चीन का कहना है कि ये युद्ध अभ्यास 1993 और 1996 के समझौते का उल्लंघन करता है, लेकिन भारत सरकार ने इसको ठुकरा दिया है। जहां चाइना, तुर्की, रशिया खतरनाक बॉम्बर बना रहे हैं, ऐसे में अमेरिका कैसे पीछे रहे।
पिछले 30 साल में पहली बार अपना सबसे घातक, और आसान ज़बान में बता दूं तो दुनिया का सबसे ख़तरनाक बॉम्बर, परमाणु बम गिराने वाला बॉम्बर, जिसको आज तक शायद आपने हॉलीवुड की किसी फिल्मों में ही देखा होगा, अमेरिका ने वो दिखा दिया है। ये है वो, रिवील कर दिया है। ये ख़तरनाक बॉम्बर है, अमेरिका की एयरफोर्स में शामिल हो गया है। B-21 राइडर है, स्टील्थ बॉम्बर है, B-21 इसका पूरा नाम है, और डुअल कैपेबल है। अब तक का दुनिया का सबसे ख़तरनाक बॉम्बर है। मज़ेदार बात इसकी ये है खासियत कि ये बिना क्रू के भी उड़ सकता है। जैसे ड्रोन उड़ता है तो बिना क्रू के भी ये बमबारी करके आ सकता है, और इसको जो है शख्स जो है उड़ा भी सकता है, यानी जो पायलट है उसको उड़ा भी सकते हैं, और बिना पायलट के भी, बिना क्रू के भी ये बमबारी करके आ सकता है। इसके बाद दोस्तों ये है डिफेंस मिनिस्टर, जिनका बयान आया है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका की ये काफ़ी बड़ी ताकत है, पिछले 30 सालों में हमने कोई नया बॉम्बर बनाया है, और अभी तक का अमेरिका का ये सबसे शक्तिशाली बॉम्बर है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि यही ताकत है, अमेरिका की ताकत, इसी से पता चल रही है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, और ये हमारे डिफेंस को और हमारी रक्षा तंत्र को काफ़ी अब मजबूत कर देगा। वहीं दोस्तों अब मैं आपको म्यांमार लेके चलता हूं। म्यांमार, जी हाँ वही म्यांमार जहां पर मुसलमानों का कत्लेआम जनता और आर्मी ने मिलकर किया था। जिंदा मुसलमानों को इस तरह से जला दिया था कि अकड़ गए थे। टीन होता है, जो शेड होता है, टीन जो होता है, स्टील शेड जो होता है लोहे का, उसको आग लगाकर उसको शेड पर डाल के उस शेड को तवे की तरह इस्तेमाल किया था, और मुसलमानों को जिंदा उस पर फेंक दिया था। हाथ पैर अकड़ गए थे। तस्वीर में नहीं लगा सकता, नहीं दिखा सकता हूँ, गूगल कीजिएगा, खाना नहीं खाया जाएगा आपसे। ऐसा हाल किया था। आज वहाँ की जनता का, जिस जनता ने आर्मी के साथ मिलकर मुसलमानों का ऐसा हाल किया था, हाल वहाँ क्या है सबूत के साथ दिखाऊंगा। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। बच्चों तक को फांसी की सज़ा सुना रही है आर्मी। जी हाँ, यूक्रेन जैसा समर्थन म्यांमार को नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन सेना ने 7 छात्रों को सुनाई मौत की सज़ा। लोकतंत्र समर्थक दुनिया से मदद मांग रहे। दोस्तों अब तक 100 लोगों को मौत की सज़ा सुना चुकी है सेना, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आप सोच के देखिए, मानवता तार-तार हो रही है उस देश में जिस देश में कुछ वक्त पहले मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। दोस्तों अब बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। 20 मिनट आपके ले चुका हूँ लगभग, लेकिन अब आपको जो खबर दूंगा इससे आपको देखिए 20 मिनट की रिपोर्ट या 40 मिनट की, मेरा आपसे ये वादा है कि हमारी टीम और मैं जो लगातार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस 20 मिनट की या 45 मिनट की वीडियो में एक भी खबर फालतू की नहीं होगी, आपके ही फायदे की होगी। ईरान, दोबारा से ईरान की तरफ चल रहा हूँ। ईरान में बड़ी खबर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, छोटू मोटू को चुप कर लीजिए या कान में लीड लगा लीजिए। ईरान में 2 महीने से जिस चीज़ को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, हिजाब को लेकर, और वहाँ महिलाएं ये मांग कर रही हैं कि सर नहीं ढाकेंगे हम, मतलब हमें नहीं करना है हिजाब, और मोरालिटी पुलिस के नाम पर ऐसा कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, जुल्म करवाया। मोरालिटी पुलिस है नहीं, जबकि वहाँ पर कोई ईरान में नहीं आके कहेगा हाँ भाई जल्दी पहनो हिजाब, ऐसा, या फिर हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे या फ़ौरन आपकी गर्दन काट देंगे, ऐसा नहीं होता है, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन हाँ, वहाँ पर हिजाब पहनना ज़रूरी है, आपको हिजाब करना, सर ढाकना होगा। भारत में, पाकिस्तान में जिस तरह का हिजाब है, जैसे कि कई तरह के हिजाब है, बुर्का है, आंखें ढकी हुई होती हैं, मुंह भी ढका हुआ होता है सब कुछ, या कुछ चादर लपेटी हुई, तो ईरान में जो फेस नहीं ढकती हैं लड़कियाँ, महिलाएं वहाँ पर फेस नहीं, वो खोल सकती हैं फेस। ईरान में हिजाब ऐसा है कि फेस आप खुला रख सकते हैं, लेकिन सर पर चादर ज़रूर होनी चाहिए, सर पर रईदा ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा है वहाँ पर। अब इस खतरनाक प्रदर्शन के बाद रिपोर्ट कई जगह है। बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि ईरान के अंदर अब 2 महीने बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा है, जिनका नाम मोहम्मद जाफ़र मुंतज़री है, उन्होंने कहा है कि ईरान के लॉ मेकर्स, कानून मंत्री और ईरान की पार्लियामेंट, वो दोनों मिलकर सोच रही है इस 2 महीने के प्रदर्शन के बाद
कि कानून जो हिजाब का जो कानून है उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं। यानी जो सख्ती है हिजाब को लेकर कि हिजाब पहनना ज़रूरी है, कानून है, उस कानून में अगर बदलाव की ज़रूरत है तो ये कानून बदल दिया जाएगा। यानी कानून बदलने की तैयारी ईरान में चल रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ईरान में भी देखिए, ईरान का अगर इतिहास देखेंगे तो वो भी एक ज़माने में अंग्रेज़ हुआ करते थे। अंग्रेज़ वो तो वहाँ पर इमाम खुमैनी के बाद जो है पूरा समझ लीजिए कि बदलाव आया है, तो वहाँ पर थोड़ा इस्लामी कल्चर आया है, वरना आज भी उनका लाइफ स्टाइल पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों से लाख गुना बेहतर है। वेस्टर्न कपड़े पहनना, बुरखे और हिजाब के अंदर एकदम मतलब मॉडल जैसे रहना, मॉडल लाइफ है उनकी। और वहाँ की महिलाएं, औरतें घर में 2 दिन खाना और बाकी दिन बाहर खाना चलता है, घूमना फिरना और कोई काम धंधा नहीं वहाँ भाई, बस घूमो फिरो। ईरान में अगर आप जाओगे या किसी व्लॉगर का वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, गूगल कीजिएगा आपको समझ में आएगा। तो ईरान की लाइफस्टाइल ऐसा है। और ऐसे में अगर ईरान में इस कानून में बदलाव आएगा तो नंगई और रंगापन ईरान में भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खैर, इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय भी ज़रूर नीचे लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।